नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चुनाव नजदीक हैं तो सारे मोर्चे खोल दिए गए हैं। मुद्दों से लेकर जातियों की सियासत गर्म है। मुद्दे साधे जा रहे हैं और जातियां भी साधी जा रही हैं। हम चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जातीय समीकरण पर भी बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे कुर्मी बिरादरी के सियासी प्रभाव की। कुर्मी वोट बैंक को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों का बड़ा स्टेक दांव पर है। अपना दल ने कड़े तेवर दिखाए हैं और यह माना जा रहा है कि बीजेपी का ये प्रमुख सहयोगी एनडीए से छिटक सकता है, क्योंकि पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब अपना दल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। खबर यह भी है कि पार्टी की संरक्षक अनुप्रिया पटेल और अध्यक्ष आशीष पटेल ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लंबी मुलाकात की। इससे यह समझा जा रहा है कि पार्टी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। एक कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल को बुलाने से बीजेपी ने परहेज किया था। इसके बाद से पूरा मामला शुरू हुआ, आपको मालूम है, और इसके बाद से ही दोनों पार्टियों के संबंध काफी खराब हो गए। एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह का यह मामला था। अनुप्रिया लगातार इस तरह के आरोप पहले भी लगाती रही हैं कि 2017 में जब से राज्य में योगी सरकार आई है, उनकी और उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है। और इन सब के बीच 28 फरवरी को अपना दल की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यूपी में कुर्मी वोटर्स की बड़ी अहमियत है। पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के इलाके की करीब 32 विधानसभा सीटें ऐसी हैं और 8 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा, कटियार मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अब पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में इन वोटर्स की संख्या है 8 से लेकर 12% तक। समझना होगा कि अपना दल का जाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है और अपना दल की संभावनाएं आने वाले चुनावों में कितनी और कैसे बन रही हैं। इन्हीं तमाम जातीय समीकरणों पर हम करेंगे चर्चा। और देखिए, कुर्मी जाति की पॉलिटिक्स जो है उसे आप समझिए। कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता अभी कौन है उत्तर प्रदेश में, इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है और हम भी समझने की कोशिश करेंगे। 32 सीटें ऐसी हैं जिस पर कुर्मियों का दबदबा बताया जाता है। निर्णायक भूमिका ये वोट बैंक निभाता है। 32 सीटों पर कुर्मियों का दबदबा उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है और इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द ये पूरी सियासत घूमती है। अनुप्रिया ने सोनेलाल की सियासत, उसकी विरासत संभाली और उसके बाद से ही जो समीकरण बने बिगड़े हैं वो आपने देखे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा का नाम सामने आता है मध्य यूपी में कुर्मी क्षत्रप के तौर पर, ये भी आप जानते हैं। और इसी तरह के जो सियासी समीकरण हैं जो बनते बिगड़ते रहे हैं और जिसके इर्द गिर्द इन दलों की राजनीति घूमती रही है और जो बहुत बड़ा निर्णायक एक फैक्टर साबित हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनावों में, उसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। जो जमीन पर कुर्मी वोट बैंक है उसे समझने वाले कुछ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। कुछ कुर्मी नेताओं से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनके लिए संभावनाएं आगे कैसी बन रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जयप्रकाश पांडे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश चौहान कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेंगे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। हरिनाम सिंह वर्मा कुर्मी नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि ये बताएंगे कि राजनीति क्या कह रही है आज इस पूरे तबके के इर्द गिर्द जो घूम रही है। ओपी यादव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही कुमार भवेश चंद्र रहेंगे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ, एडिटर नेशनल वॉइस, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पांडे जी, आप लोगों के लिए सेटबैक हो सकता है क्योंकि एक बैठक होने वाली है और उसमें कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीधे अपना दल की ओर से ये संकेत दिया गया है कि अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए शुभ्रा जी, वैसे तो भारत एक लोकतंत्र है और इस तरह की जातिगत आधार पर राजनीतिक रुझान का विश्लेषण करना सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा समाज जातियों में विभाजित है और वास्तविकता तो ये है ही है। और जहाँ तक ये सवाल है कि कुर्मी या किसी भी जाति का, देखिए जो वोट होता है उसके बड़े सतही कारण नहीं होते। क्योंकि जहाँ तक कुर्मी का सवाल है, ये कुर्मी, लोधी, मौर्य, जो ओबीसी पूरा ही पिछड़ा नेतृत्व हमारा मैक्सिमम ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करता और इस फुट जिलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी ऐसी कोई बहुसंख्या नहीं है
कि यही 70% हो या 80% हो या 50+ भी हो, लेकिन जहाँ तक बीजेपी के एंगल से अगर देखा जाए तो ये जातियाँ जैसे जाट हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, मौर्य हैं, इनका जो नया रुझान देखा गया सामाजिक न्याय विशेषकर 70 दशक के बाद, तो इनमें भूस्वामी तो बढ़ा है। और भूस्वामी तो बढ़ने पर जो एक समाज शास्त्रीय विशेषता होती है, हर समाजों में देखी जाती है, सांस्कृतिककरण की, मतलब ये वही आचरण अपनाएंगे जो अभिजात वर्ग के लोग अपनाते थे, जैसे सिंह तथा कथित सिंह टाइटल अपना लेना, सामंती संस्कारों को बहुत ज़्यादा अपनाना, ये चलता रहता। उच्च जातियों का पश्चिमीकरण होगा तो उसमें कुर्मी ऑलरेडी शामिल है, तो सांस्कृतिक स्तर से ये अपने को तथाकथित उच्च जातियों के बराबर पाते हैं, इसलिए इनका रुझान स्वाभाविक रूप से सनातन परंपरा की ओर रहता है। और ये आज का नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके आज तक का जो समूचा नेतृत्व इनका है, नीतीश कुमार से लेके यहाँ तो हमारा बहुत सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव जी हो, मुकुट बिहारी हो, गंगवार साहब हो, तो यहाँ कटियार साहब हो, बहुत सशक्त लीडरशिप है। जहाँ तक आप अपना दल की बात कर रहे हैं तो अपना दल की कुछ बाध्यता भी है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपने वोट बैंक के वैचारिक सांस्कृतिक आधार का अतिक्रमण करके एक ऐसी पार्टी से साथ समझौता कर ले। अगर ऐसा करेगी तो बहुत क्षत्रपों ने किया, अमर सिंह चले गए तो क्या उनके साथ क्षत्रिय बिरादरी गई, खुद कल्याण सिंह, उमा भारती, तमाम लोगों के आधार है। तो जो कुर्मी भाइयों से भाजपा का रिश्ता है उसका गहरा सांस्कृतिक वैचारिक आधार भी है, तो वो इतना कमजोर नहीं है। और ये भी हाँ, उनको कुछ सीटों पे लेके मुकेश चौहान करने का हक है, लेकिन हमें नहीं लगता। मुकेश चौहान जी, अपना दल से कुर्मी वोट बैंक से जो बीजेपी का रिश्ता है वो इतना कमजोर नहीं है, वैचारिक रिश्ता है, और अगर ये कोशिश हो रही है तो ये नाकाम साबित होगी अपनी पाले में करने की। शुभ्रा जी, अभी आपने देखा होगा जिनके साथ इन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में आपस में बहुत मनमुटाव है। उत्तर प्रदेश को देखिए, ओम प्रकाश राजभर डेली कुछ ना कुछ कहते हैं, और अभी 19 तारीख को उनकी वार्ता होनी थी, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दे दिया, अनुप्रिया पटेल ने अल्टीमेटम दे दिया। कहीं ना कहीं है कि आप साथ में सेटिंग हो गई है। अरे हमने तो बिहार में भी मुकेश नहीं, अरे अभी पांडे जी सुन लीजिए, और देश में हर जगह, बिहार में बहुत अच्छी बात कही, वहां घुटने के बल समझौता करना पड़ा, वो तो इनको घुटने पे आके समझौता करना पड़ा नीतीश जी से, रामविलास पासवान जी से, वो छोड़ के मौसम वैज्ञानिक है वो भी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनको एक राज्यसभा देके मनाया गया, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे। शिवसेना के सामने भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़ी बातें करती, घुटने टेक ही दी जाके। तो लगातार इनके जितने भी एनडीए के घटक दल हैं इनके साथ टूट के जा रहे हैं, या ये मनाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। इनकी जिस तरह से ठीक है, ठीक है, नहीं, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तो आज हम जो कुर्मी वोट बैंक है उस पर चर्चा करते हैं, जो अपना दल की पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा करते हैं, कुर्मी वोट बैंक पे ही। हाँ, आपकी जो बातचीत हुई है, जो प्रियंका गांधी मिली हैं, देखिए अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले हैं, जो बातचीत चल रही है उसके बारे में बताइए ना सर, क्या फैसला होने जा रहा है? हवाले से चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पहले भी कुर्मी वोट देता आया है, जो ओबीसी वोट बैंक देता आया है, और चाहे चौधरी नरेंद्र सिंह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। और कुछ आंकड़े मैं बता देती हूँ जो कि बहुत अहम है। मध्य उत्तर प्रदेश में 12.6% वोट होता रहा है, 12.6% आबादी कुल कुर्मी की मानी जाती है, और 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सर्वाधिक कुर्मी मतदाता हैं, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे में निर्णायक भूमिका ये वोट का जो तबका है, जो वोटर्स का तबका है, वो निभा सकता है। 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो वहां पर 90% कुर्मी समाज के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, और कुर्मी समाज के प्रतिनिधि अच्छी संख्या में जीते भी थे। लेकिन इस अनुपात में जिस तरह से जीत दर्ज की गई थी, मैं सीधा रुख आपका करती हूं हरिनाम सिंह वर्मा जी, क्योंकि कुर्मियों के को वोट बैंक की तरह देखना ये काम तो होता ही आया है, लेकिन जब हम इतने बड़े तबके की बात कर रहे हैं जिसका इतना बड़ा एक शेयर भी है, न सिर्फ वोट में शेयर है बल्कि समाज के अलग अलग जो हम पैमाने देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा शेयर है इस तबके का,
तो इससे पहले कि हम पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो समझने की कोशिश करें या फिर अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके लिहाज से कहाँ ठहरते हैं कुर्मी मतदाता, वो हम समझने की कोशिश करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका कंसर्न है क्या, कुर्मी नेताओं का कंसर्न क्या है, इस तबके का कंसर्न क्या है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर बीजेपी को वोट दिया गया 2014 में, 2017 में, तो जो अभी परसेप्शन बन रहा है कितने लंबे वक्त तक कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और जो सियासत घूम रही है वो किन किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए राजनीति में कुर्मियों का जो स्थान था, हाँ। जैसे पिछले चुनाव लोकसभा को आप देख लो तो जो आपने आंकड़े दिए हैं, हकीकत में कुर्मी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था कि यहाँ पर कुर्मियों का कुछ वजूद बनेगा, कुछ पहचान बनेगी। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए कि अनुप्रिया पटेल के अलावा 9 विधायक उनके यहाँ भी हैं, एक आधा मंत्री सम्मान में उनको भी अनुप्रिया पटेल को मिलना चाहिए थे। स्वतंत्र देव जी हैं, स्वतंत्र देव जी को क्या नहीं लिया जा सकता था उप मुख्यमंत्री के रूप में? कुर्मियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में वोट दिया था, क्या उस तरीके से कुर्मियों को सम्मान मिला भारतीय जनता पार्टी में? जितने राजनीतिक दल हैं सारे लोगों ने ऊंट लेके कुर्मियों का प्रयोग किया है और राजनीति में उनके स्थान को कभी उनका वजूद बनने नहीं दिया। बेनी प्रसाद वर्मा जी कुर्मियों के हमारे बड़े नेता, लेकिन समाजवादी में रहे, कांग्रेस में कुछ दिन गए, फिर समाजवादी में हैं। ये लोग भी जब जाते हैं, जिस दल पार्टी में काम करते हैं, वहां कुर्मियों की बात ये नहीं कर पाते हैं, वो जो पार्टी का एजेंडा होता है उसी में घूम फिर के रह जाते हैं। आज अनुप्रिया पटेल जी की यही स्थिति है, जो इतना समय, इतने वक्त तक उन्होंने समय काटा, वो इसलिए काटा कि अगर शायद सम्मान कुर्मियों को, कुर्मी नेताओं को दिया गया होता कि कुर्मियों का भी कोई स्थान होना चाहिए, तो हो सकता आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के। हम देखो, आपको बता दें, हम उस वर्ग से आते हैं, हमारा पेशा है खेती, हमारा वर्ग जो है अपने काम धाम को ईमानदारी से करता है, हम अनाज का उत्पादन करते हैं, उसको बेचते हैं। अब थोड़ा से जब परिवर्तन हुआ तो हमारे भी बालक कुछ पढ़ लिख के आगे पहुंचे हैं, लेकिन उनका राजनीति से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखो तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे उनका कोई हस्तक्षेप नहीं बन पाया आज तक के, चाहे कोई IAS हो, चाहे PCS है। वो राजनीतिक दबाव के कारण कुर्मियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। यही कारण है कि कभी ये भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है, कभी सपा के पास चला जाता है। बसपा का आप देख लो, मायावती जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहां भी कुर्मियों का एक समय आया, कुछ सुनी गई, लेकिन राम लखन वर्मा जी के स्वर्गवास के बाद क्या हुआ? भारतीय बसपा में कुर्मियों का कोई स्थान रह गया? ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक आंकड़ा मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी OP यादव जी के पास। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार प्रतिनिधित्व की बात हो रही है और जिस लिहाज से कुर्मी वोटर्स की तादाद है, जो प्रतिनिधित्व समाज में है संख्या के आधार पर, क्या उस तरह का महत्व मिला है इस तबके को? आप देखिए, बसपा सरकार में, जो पूर्व की बसपा सरकार थी सपा सरकार से पहले, वहां कुर्मी समाज के 9 मंत्री बनाए गए थे। अब आप यही आंकड़ा देख लीजिए, सपा सरकार में 7, कल्याण सिंह तथा रामप्रकाश गुप्त की सरकार में कुर्मी समाज के 4 मंत्री थे। अभी जो भाजपा सरकार है 30 विधायक कुर्मी बिरादरी के हैं, पर मंत्री मात्र 2 को ही बनाया गया है, जबकि संख्या के हिसाब से कुर्मी समाज के प्रदेश में 5 मंत्री होने चाहिए। इस तरह का जो आंकड़ा है वो आ रहा है, जिससे ये लगता है कि नेग्लेक्ट किया जाता है कई बार ऐसी बिरादरियों को। वोट ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या सुनवाई होती है, उसके बाद क्या उतना महत्व दिया जाता है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो लीडर के तौर पर, क्योंकि किसी तबके का लीडर कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावशाली है, और क्या लीडर्स के बीच में आपस में ही तनातनी है, मतभेद है, ये भी देखना होता है। अगर ऐसा है तो तबके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रभावित होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ OP यादव जी? देखिए शुभ्रा जी, उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी पॉलिटिक्स है, आप शुरुआत से देखिए। हाँ। कांग्रेस के जमाने से चौधरी नरेंद्र सिंह बड़े नेता हुआ करते थे। हाँ। कांग्रेस के जमाने में, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, मंडल के उभार के बाद काफी चेंज आया कुर्मी पॉलिटिक्स में। और सबसे बड़ी चीज है अपना दल का जो सिनेरियो रहा, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब का उदय हुआ, तो
बहुजन समाज पार्टी ने राम लखन वर्मा, जंग बहादुर पटेल, काफ़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पैदा किया और भारतीय जनता पार्टी के पास भी काफ़ी नेता हैं और समाजवादी पार्टी ने भी बेनी प्रसाद वर्मा जैसे छत्र दिए। तो कुल मिलाकर के सारे दलों ने कुर्मी बिरादरी को रिप्रेजेंटेशन दिया। जी जी। लेकिन अब क्या आगे? देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं, जो हालात हैं, असंतोष जो है साफ झलक रहा है। जो अभी बात कर रहे थे हरिनाम सिंह जी, अभी के जो हालात हैं सुब्रा जी, सारे राजनीतिक दलों को, चूंकि बीएसपी के साथ भी रहा और बीजेपी के साथ संतोष गंगवार हैं, कहीं प्रेमलता कटियार हैं, जीएल कनौजिया हैं। पॉलिटिकली देखा जाए तो उनके पास काफ़ी नेता रहे हैं और परशुराम गंगवार रहे, जीएल कनौजिया रहे और आप देख लीजिए पंकज चौधरी साहब रहे। अलग अलग एरिया में बीजेपी के पास अलग अलग कुर्मी छत्रप हैं। बरेली में संतोष गंगवार हैं, इसी तरह बीएसपी में देखिए राम प्रसाद चौधरी बस्ती देखते हैं तो राम लखन वर्मा जी बड़े नेता हुआ करते थे, लालजी वर्मा जी अंबेडकर नगर फैजाबाद के आसपास। इसके पहले सोशलिस्टों का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो जयराम वर्मा जी सियासत किया करते थे। जहां तक समाजवादियों का सवाल है, बड्डूपुर हत्याकांड के बाद जो बड़ा ग्रैंड अलायंस है सोशलिस्ट जातियों का, बड्डूपुर हत्याकांड के बाद यादव कुर्मी एक साथ आया तो राम सेवक यादव जी के जमाने के बाद काफी चेंज हुआ। तो जो एक तरह से पॉलिटिकली देखा जाए तो सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड और पूरब में कुर्मी बिरादरी बहुत ही प्रासंगिक है, पॉलिटिकली बहुत मजबूत है। और जो अभी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, तो निश्चित तौर पर हर विचारधारा के साथ कुर्मी बिरादरी का वोट बैंक रहा है। आज के जो हालात हैं, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि अपना दल का प्रतापगढ़ में अपना दल के साथ है तो बरेली में गंगवार साहब के साथ है तो बस्ती में राम प्रसाद चौधरी के साथ है, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी में अलग अलग छत्रप हैं। जैसे यादवों की पॉलिटिक्स है, गुजरों की पॉलिटिक्स है, जाटों की पॉलिटिक्स है, उस तरह कुर्मी बिरादरी का एक छत्रप नहीं है। इसीलिए आप देखें कि बिहार के बनिस्बत उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी की छत्रप को लड़ाई चलती रही। और जैसे आप एक सामाजिक बात देखिए कि टाइटल को लेकर के भी, जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पटेल शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, पटेल शब्द आया और उसके बाद एक बड़ी तेजी के साथ मूवमेंट हुआ। 89 के बाद मंडल आंदोलन के चेंज के बाद कुर्मी बिरादरी का बहुत तेजी से चेंज हुआ। ठीक है, 2014 और 2017 के बाद क्या फर्क आया है इस तबके के मूड में? जब वोट करने के लिए जाएगा कुर्मी तबका तो क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो जहन में रहेंगे? बीजेपी के लिए क्या महत्व है, इस पर भी हम बात करेंगे। बीजेपी के लिए अपना दल का क्या महत्व है और इसके पहले जो रिजल्ट्स रहे हैं, क्या उसकी वजह से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, क्या वो स्थिति अब रह गई है जो पहले थी? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। अपना दल का क्या अस्तित्व है अगर वो बीजेपी के साथ नहीं होती है, कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम फिलहाल सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिस पर अलग अलग पैनलिस्ट ने अपनी राय रखी है। भवेश जी, मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी समझना चाहूंगी, आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है और इस तबके को आप देखते आए हैं, समझते आए हैं, इसके मूड को भांपते आए हैं, क्या ये लग रहा है कि जिस उम्मीद से वोट दिया होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं 90% कुर्मी तबके के लोगों ने बीजेपी को वोट किया 2014 और 17 में, जिस उम्मीद के साथ वोट दिया गया था, उसके बाद का जो ट्रेंड आपने देखा है, संतोष किस तरह के सेंटिमेंट्स उभर रहे हैं? देखिए, 14 में जो परिस्थितियां थी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुर्मी बिरादरी से नेता नहीं थे, बहुत सारे नेता थे उनके, और विनय कटियार हैं, संतोष गंगवार हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के पास भी बहुत सारे नेता थे। लेकिन उन नेताओं की छवि जो है अपनी बिरादरी के नेता के तौर पे नहीं थी, वो एक हिंदुत्व की छवि या स्थानीय स्तर पे उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो राजनीति रही है वहाँ पे उसको लेकर उनकी वहाँ पे छवि रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब अपना दल को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टनर के तौर पे चुन रहा था, तब ये सवाल बड़ा गंभीर था कि इस पार्टी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। दरअसल उस समय जो परिस्थिति थी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो बिहार में जो नीतीश इफेक्ट था, नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री थे और वहाँ प्रभावशाली नेता थे, कुर्मियों के नेता थे, और वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धड़े में थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार पूर्वांचल में आके वहाँ पे प्रचार करेंगे तो कुर्मी वोटरों पर एक अलग तरह का प्रभाव जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 14 में जब ये मोदी का बनारस से लड़ना तय किया गया कि मोदी बनारस से लड़ेंगे, तो ये अपना दल के पर डोरे डाले जाने लगे, अपना दल के साथ बातचीत शुरू हुई, अपना दल अपनी शर्तों को लेकर बड़ा सख्त रवैया अपना रहा था, और आखिर तक उसने जो है अपने पत्ते नहीं खोले थे। वो सीटें मांग रही थी, वो अपना विधानसभा में कुछ हिसाब किताब अपना चाह रही थी, मजबूत परिस्थिति चाह रही थी, और एक वो समझौता तब तक नहीं किया गया जब तक कि अनुप्रिया पटेल की बात मान ली नहीं गई।
ठीक और है। अनुप्रिया पटेल को आपने भवेश जी फोन लाइन पर संगमलाल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, अपना दल की ओर से विधायक हैं, आप अगर कुछ सवाल उनसे पूछना चाहें। संगमलाल गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या फैसला होने वाला है सर? बीजेपी से मोह भंग हो गया है क्या? नहीं, बीजेपी से मोह क्यों भंग हो गया? बीजेपी के साथ है। लेकिन कहा जा रहा है आपके पार्टी के नेताओं की ओर से कि आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए और कुछ भी निर्णय होगा जो पार्टी की बैठक होने वाली है आगे। नहीं, बीजेपी के साथ थे, आगे भी रहेंगे। कल रात में अनुप्रिया पटेल का एक स्टेटमेंट आया है टेलीविजन पे, उनका एक मतलब उन्होंने कैमरे के सामने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने 20 तारीख तक की मोहलत दी थी, हमारी कुछ मांगे थी, उन मांगों पर गौर नहीं किया गया। पार्टी ने हमारी बिरादरी के लिए जो चीज़ें, जो सम्मान चाहिए था उसको पूरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए अब हम स्वतंत्र हैं और हम आगे बैठक करेंगे और फैसला करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अलग हो जाएंगे कि साथ ही रहेंगे। तो क्या इसको माना जाए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिटिक्स नहीं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। हेलो जी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उसके लिए माननीय अनुप्रिया जी ने कहा होगा। बाकी हम गठबंधन में थे और आगे भी रहेंगे। किस तरह की उपेक्षा हो रही है? नहीं, मतलब कोई काम जो कार्यकर्ता अपनी अपेक्षा करता है सरकार से कि भाई कहीं कोई काम का हुआ, कोई जैसे सरकारी वकील हो गए, जैसे बोर्ड के कोई सदस्य हो गए, तो इस तरीके से सरकार से सहयोग नहीं मिल, कार्यकर्ता हमारे भी कहीं कुछ अरेस्ट हो जाए। गुप्ता जी, ये क्यों न माना जाए कि ये भाजपा के साथ जितने सहयोगी दल हैं, एक तरीके का चुनाव जब आ गया है तो आप लोग एक बार्गेनिंग, उनसे दोबारा बार्गेनिंग कर रहे हैं। पहले जिस बार्गेनिंग नहीं, इसमें कोई मार्जिन की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो मामला है, आज चुनाव आज आ गया है तो 4-5 महीने पहले से ही बात हो रही है। नहीं, लेकिन चुनाव आते आते जो खड़ी खड़ी बातें की जाने लगती है, 5 साल हो गया, तब कुर्मी जाति का कोई अनादर नहीं हो रहा था इसमें अलायंस में, और अब जो आखिरी वक्त है तो अब जाके अनादर की ही हो रही है। ये कोई आज हमारा दल और अनुप्रिया जी आज नहीं बोल रही है, तो 1 साल से ही हो रही है बातें ना, कि भाई जैसे क्षेत्र में जो भी अधिकारी अपॉइंट हो, एक डीएम और एसपी, उसमें से एक एससी बीसी का हो और एक दूसरी जाति का हो, और बाकी की बात ये तो 1 साल से ये चर्चाएं हो रही है। तो कोई आज नहीं थोड़ी है कि चुनाव आ गया इस मौके पे बोला जा रहा है। तो बोली जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि दबाव बनाया जा सके अलायंस पर, बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। नहीं, हम गठबंधन में हैं, इसमें दबाव कैसे बनाए, इसमें क्या? अरे भाई, अपनी कोई बात बीच बीच में नाराजगी जाहिर हो जाती है, बीच बीच में नाराजगी सर आप लोगों की जाहिर हो जाती है, लेकिन जब पूछा जाता है तो साथ है, इसका मतलब विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार होता है बिल्कुल। और जब अभी राजभर ने इतना दबाव बनाया, उनको एक फ्लैट अलॉट हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, ये बार्गेनिंग क्या है कि भाई जैसे हमारा क्या मतलब कोई राजनीतिक चुनाव आ गया, इसके लिए दबाव नहीं है। दबाव तो पहले भी था कि भाई कार्यकर्ताओं को सुनी जाए, हमारे विधायकों की सुनी जाए, जो क्षेत्र में विकास से संबंधित मामले हैं उसको सुना जाए। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो चर्चाएं 1 साल से हो रही है। क्या है वो, क्या बातें हैं जो सुनी नहीं जा रही हैं? क्या उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं आप? नहीं, बताया ना कि भाई जैसे हमारे नेता ने कहा कि भाई हर जिले में जो एक डीएम और एसपी के महत्वपूर्ण पद होते हैं, और जो जैसे कोतवाली होती है, थाना होते हैं, जो बैकवर्ड बाउल क्षेत्र है, मतलब जाति समीकरण के हिसाब से अपॉइंट किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि डीएम और एसपी का एक पद एससी बीसी को दिया जाए। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता, हम गठबंधन में हैं, तो भाई सरकार जहां भी कोई सदस्य बनावे, भाई जैसे वो सरकारी वकील हो गया, जैसे बोर्ड के सदस्य हो गए, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है। एक्चुअली अब इन जातियों की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें ये बात शुभ्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर जाति का एक दबाव बनाने की कोशिश होती है कि हमारे विश्वविद्यालय में 25 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, तो 3 में हमारे वीसी होनी चाहिए, हमारे इतने % वोट, हमारे इतने नेता, हमारे 30 जीत के आए हैं तो उसके हिसाब से वीसी बना दी। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है प्रशासन में जब किया जाता है, और जो सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, वादे के साथ काम करती है, तो उनके लिए भी मुश्किल होती है। अगर एक जाति के हम अगर महत्व देते हैं तो दूसरी जाति की ओर से डिमांड उठती है, और ये हो चुका है बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अभी तक संगमलाल गुप्ता जी, क्या आप सुन रहे हैं? नहीं, हम सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आपकी जो बात है, ठीक है सर, आपकी जो बात है,
आपकी जो बात है, मैं बीजेपी के लीडरान हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद, उनसे पूछ लेती हूँ आखिर क्यों ऐसा है। जेपी पांडे जी, ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल से हम उठा रहे हैं ये सब बात, तो इलेक्शन तो अब आया है लेकिन पहले से ही कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप देते ही नहीं है, आखिर ये क्या बात हो गई? नहीं, गुप्ता जी जो बात कह रहे थे वो एक जमीनी नेता की थी और स्वाभाविक है। उन्होंने बार बार कहा कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ता कोई बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए, वो जो लड़ाई लड़ता है जनता के लिए थाने कचहरी पे जाता है, और वो समस्या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से नहीं अधिकारियों से है। तो उतना भी नहीं आप दे पा रहे हैं ना सर? बार बार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि 15 सालों से जो कुशासन चला है उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकारियों को दलीय निष्ठा सिखाई गई है, जातिवादी नियुक्तियां हुई हैं, लोक सेवा आयोग को माननीय न्यायालय ने कहा, ये मांग रहे हैं वो आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये बताइए ना। जातिवादी नियुक्तियां तो आज भी हो रही हैं, जातिवादी नियुक्तियां तो आज भी हो रही हैं। लोग मांग रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे पास भी आंकड़ा है, थानेदारों का आंकड़ा निकाल लो तो जातिवादी नियुक्तियां तो आज भी हो रही हैं। कुलपति कुर्मी समाज का नहीं है। नहीं सर, इनके पहले सवाल का तो जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोग मुकर जाते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं है। कार्यकर्ता क्यों नाराज है अपना दल के? मैं बता दे रहा हूं, अपना दल के कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं? हमको सुनने आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं? बता रहा हूं, उन्होंने 3 स्तर की बात की है। एक तो कार्यकर्ताओं का सम्मान, और हमें लगता है कि कोई भी प्रतिनिधि मानता है कि कार्यकर्ता थाना कचहरी वही मूल उनका कार्य क्षेत्र है और वहां उनका सम्मान मिलना चाहिए। ये तो योगी जी भी निर्देश दे चुके हैं। दूसरी चीज उन्होंने की, जो मनोनीत सदस्य हैं, जैसे या तो आयोग है या फिर कहिए कि नियुक्तियां हैं जिले स्तर पे अधिकारियों की, वहां तो पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। वो प्रयास किया जाता है, लेकिन सरकार को कार्यकुशलता और जाति समीकरण के बीच संतुलन बनाना रहता है। और तीसरा जो आपने उठाया था कि उप मुख्यमंत्री या तमाम हमारे मित्र भी कह रहे थे जो दलीय जाति प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तो इनको ये मानना चाहिए कि भारत में तमाम ये अंतर्निहित जातियां हैं, लेकिन जो नेतृत्व होता है नीतीश कुमार के लोग कितने बिहार ठीक है, मैं आ रही हूं, लेकिन संगम लाल जी की बात हो जाए, संगम लाल जी से पहले बात हो जाए। अटल जी की एक सेकंड जयप्रकाश जी, नेतृत्व पे ठीक है, आप चूंकि कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, मैं आ रही हूं सर, लेकिन संगम लाल जी आपकी बात का जवाब दिया है यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी ने। उन्होंने ये कहा है कि हमें और भी जो तबके हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, अनुपात देखना पड़ता है, और इसीलिए आप लोगों की मांगे शायद नहीं पूरी हो पाती हैं। संगम लाल जी, नहीं, मांगे नहीं पूरी हो पाती है। अरे भाई, सारे समाज को समाहित करते हुए कुछ 2, 4, 6 कार्यकर्ताओं को तो कहीं ना कहीं समाहित करना ही चाहिए ना। हम 2, 4, 6 की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है ना कि हम 150 कार्यकर्ताओं को समाहित करें। अरे समाहित करने का मतलब है कि भाई हमारा दल अगर गठबंधन में है तो उसमें से 10-5 कार्यकर्ता जो हमारे सीनियर हैं पार्टी के, उनको कहीं ना कहीं सदस्य के रूप में कहीं ना कहीं इधर एडजस्ट करें, तो कम से कम हम लोगों को भी जो झेलना पड़ता है कि भाई सारे कार्यकर्ता दबाव देते हैं, भाई आप तो विधायक बन गए हैं, हम लोगों को यानी कि संगम लाल जी ये मान लिया जाए ना कि आप लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है, आप लोग नाराज हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की मजबूरी है कि आप बने ही रहे हैं, आप इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप मुद्दों को तरजीह नहीं देते हैं बल्कि अपनी पॉलिटिक्स को तरजीह देते हैं। गुप्ता जी, जब आपको हम चुन के भेजते हैं, जब आपको चुन के भेजते हैं तो अभी तक तो आप भी नहीं बोले, और आज जब चुनावी समय आ गया तो हमारे वोट के सौदे को लेकर आप आज बोल रहे हो। हरिनाम सिंह वर्मा जी नहीं बोलते हो। बातें तो सरकार जब बनी उसके 1 साल के बाद ये कार्यकर्ताओं को लेकर चर्चाएं हो रही है। आप इतना आज कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं कि भाई आज चुनाव आ गया है। गुप्ता जी, ये बात प्रिया पटेल को भी तो बोलनी चाहिए थी। चर्चाएं किया भाई, आप जब सत्ता में गए थे, जुड़े हुए हैं सर, संगम लाल जी सुन लीजिए उनकी बात भी, रिप्रेजेंटेटिव है आप, उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? आप अपने आप को वहां कमजोर क्यों मान लेते हो? जब चुनाव आते हैं तो हमारे वोट के बारे में आप ठेका ले लेते हो, आप भी तो नहीं बोलते हो। नहीं, चुनाव आते हैं तो कोई ठेका नहीं दे सकता भाई हमारी नेता जो है कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए बातें हरदम उठाती हैं और आज भी वो उठा रही है। भाई ये मतलब नहीं है कि चुनाव आ गया इसके लिए उठाया जा रहा है। ये बात आपको साबित करनी चाहिए थे। 2 साल पहले आप दल से अलग हो जाते, कहते हमारी बात नहीं सुनने, तुम्हारे साथ कुर्मी समाज होता। आज अगर आप विधायक जी, आज अगर आप बोल रहे हो तो जैसे एंकर जी आज ये कह रहे हैं कि आप सौदा कर रहे हैं, तो सौदा तो कर रहे हो, ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी।
अरे तो फोरम पे बोलेंगे कि यहाँ मंच कोई जरूरी है, चैनल के सामने बोले। भाई अनुप्रिया जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से सतत बात करती रही है। उनको एक सेकंड जवाब देने दीजिए। हाँ जी, समाज भाजपा के साथ कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई जरूरी नहीं, ठेका आप नहीं ले सकते हो कुर्मियों का। ठीक है संगम जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन मुकेश चौहान, आप देखिए कि अपना दल के कोई भी नेता, कोई भी विधायक अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी से कोई बहुत बड़ी नाराजगी है, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं। ऐसा क्यों है, जबकि अंदर खाने खबर ये चल रही है कि आप लोगों के साथ बातचीत हो रही है? जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती तब तक नहीं कोई कह सकता, मैं भी नहीं भी कह पाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट कोई चीज का ना हो जाए। अभी तो सूत्रों के हिसाब से आप लोग चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता कांग्रेस कन्विंस नहीं कर पा रही है ना, कांग्रेस कन्विंस नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, इनसे नाराज होके जो भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर खामियां हैं। ये लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, जो वादे किए होंगे उन वादों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लोकसभा इनके साथ लड़े थे, विधानसभा साथ में लड़े थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो। आज जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, मुकेश, ये तो आना जाना तो लगा रहता है। आपके यहाँ भी बेनी प्रसाद वर्मा जो है लंबे समय तक मंत्री रहे, केंद्र में मजे करते रहे, और चुनाव के समय में वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ गए, उनको बेटे को टिकट चाहिए। तो चुनाव आता है तो ये तो आपके यहाँ भी इस तरह की नाराजगी उस पार्टी कांग्रेस को भी झेलना पड़ता है। हम जानना चाहते हैं कि जो जाति की पॉलिटिक्स होती है, पार्टियां इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही हैं? क्योंकि ये स्वस्थ समाज के लिए, अब देखिए ना, हर जाति का आदमी आएगा, वो कहेगा हमारी जाति का वीसी बनाओ, हमारी जाति का दरोगा बनाओ। कांग्रेस कभी जात की पॉलिटिक्स नहीं करती है, कांग्रेस सभी को साथ में लेके चलने का काम करती है। कांग्रेस ने कभी भी जात की पॉलिटिक्स नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सदैव बांटो और राज करो का काम किया है। अभी लगातार जातियों उपजातियों के सम्मेलन जिस तरह से कराए भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री और सबको बताते फिरते मैं किस जाति का हूं। ये सबसे बड़े ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सरकार में है, वो जातियों में लोगों को लड़ा के अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो उस तरह से काम करना चाहती है। जब चुनाव करीब आता है, टिकट के बंटवारे का समय आता है, तो सभी पार्टियों को एक सारे समीकरण के अलावा एक जाति समीकरण दिखाई हार्दिक पटेल को लेके जातिवाद का नंगा नाच कांग्रेस ने ही शुरू किया। मध्य प्रदेश में पूरा सबके तथ्य सामने है। अब तो इनका शीर्ष नेतृत्व वो उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है कि नहीं ब्राह्मण है। देखिए ये तो आप लोगों ने जो बहस शुरू कर दी है, ये तो आप लोगों ने जो बहस शुरू कर दी है, वो करनी नहीं चाहिए आजकल के सियासतदानों को। हमने नाम भी इसीलिए कार्यक्रम का दिया है, हमने नाम भी इसीलिए कार्यक्रम का दिया है कि जाति ही पूछो वोटर की, और यही कर रही है आजकल पॉलिटिकल पार्टियां। इसलिए ये तो छोड़ ही दीजिए कि हम नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, सब कर रहे हैं साहब। सब उसी तरह से जाति के आधार पर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा आधार है। लेकिन ओपी यादव जी, हम ओपी यादव जी, ठीक है, उन्हें कुछ काम था शायद, वो हमारे साथ नहीं है अभी। लेकिन हरनाम सिंह वर्मा जी, आप कहना चाह रहे थे, आप सवाल भी पूछ रहे थे कि जब बात आती है हकों की, जब कुर्मी समाज के हकों की बात आती है, तो पहले से कुछ नहीं कहा जाता है, पहले से उतने बड़े जोर शोर से नहीं उठाया जाता, लेकिन इलेक्शन जब पास में आता है तो सभी पार्टियां पॉलिटिक्स करने लगती हैं। लेकिन आखिर क्यों? आखिर कुछ तो सोच रहे होंगे ना बीजेपी की जो पॉलिटिक्स कह रही है, क्योंकि कभी ये समाज इधर झुक जाता है, कभी हम देखते हैं कि दूसरे पक्ष की तरफ जो है वो झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो इस बार ऐसा क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से लग रहा है कि कुछ तोलमोल की स्थिति बनी है बीजेपी और अपना दल के बीच में, और कांग्रेस भी उसमें अब सम्मिलित हो गई है? देखिए ऐसा है, हम उस वर्ग से हैं, हम जाति धर्म को बढ़ावा देने वाले वर्ग से नहीं हैं। हमने बता दिया कि हम तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं। आज हमारे बच्चे हमारे कुछ पढ़ के आगे निकल रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बिरादरी में इस समाज को, हिंदुस्तान को बांट दिया, जिस तरीके से छोटे छोटे वर्ग जो थे उनको बढ़ावा मिला और उनके वोट लेने के लिए उनके नेताओं को आगे, उस अनुपात में कुर्मियों को किसी भी राजनीतिक दल ने आगे नहीं बढ़ाया। ये मतलब उपेक्षित समाज रहा हमेशा राजनीति में, प्रशासनिक व्यवस्था में। अभी पांडे जी कह रहे थे, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो जातिवाद आपके वहां भी है। मैं तो एक सवाल कर रहा हूं, जातिवाद है। आप जैसे आप पोस्टिंग की आप बात करते हो, जो गुप्ता जी कह रहे थे, आप पूरे जनपद लखनऊ के थानेदारों का आप निकला लो
कितने कुर्मियों को आपने दे दिया? नहीं, ये कौन सा सवाल आपका? नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? भाजपा से सवाल संगठन का कर सकते हैं। जो सिविल सर्विस का मसला है वो संघ लोक सेवा आयोग में चयनित होते हैं। अब उनके योग्यता और थोड़ा बहुत जाति संतुलन देखा जा सकता है। आप कह दीजिए कि भारत में 17 प्रधानमंत्री हो, 17 मुख्यमंत्री हो, ये व्यवहारिक है? नहीं, एक कुर्मी का हो, एक यादव का हो, एक कुशवाहा का हो, एक लोधी का हो, एक छत्री, तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। नहीं, लेकिन बढ़ावा तो आप दे रहे हो। हम कहाँ बढ़ावा दे? जिस तरीके से हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं वर्मा जी। हाँ, ये जरूर है, सामाजिक न्याय आपके साथ होता। हम किसी वंशवाद में नहीं। आपकी समस्या पिछड़ा नेतृत्व के नाम पे जो लालू मुलायम के दल आए थे क्षेत्रीय, इन्होंने एक जाति होता क्या है ना, होता क्या है ना सर, आप लोग इलेक्शन से पहले तो आप लोग जाते जाते करके वोट मांग लेते हैं। हम तो आपके साथ हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपको याद आ जाता है। हम आपके साथ आए थे, क्या हमको हमारे समाज को आपने दिया? विकास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद याद आ जाता है, लेकिन वोट आज भी मांगा जाता है जाति के नाम पर ही। ये आप मान लीजिए, और ये नकारने वाली बात ही नहीं है इस देश की सियासत में। भवेश जी, अगर ये पूछा जा रहा है बार बार कि आप हमारे दर पे आते हो, हमसे वोट मांगते हो, हमारे समाज को ये कहते हो कि हम आपके लिए भलाई करेंगे, और उस समाज के नेता कभी इस पार्टी में है कभी उस पार्टी में है, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तब सबका साथ सबका विकास जी, हम तो जाति के आधार पर काम ही नहीं करते। देखिए, कुर्मी समाज ही नहीं, सभी कुर्मी समाज तो आप मान लीजिए कि अगर पिछले समाज में से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यादव के बाद एक मजबूत समाज है और इनका 12% लगभग 8 से 12% का वोट है, और एक मजबूत समाज है। और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने अलग अलग इनको मौके दिए हैं, लेकिन इनके पार्टी के नेताओं की भी दिक्कत ये है कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उनका कोई अपनी जाति को लेकर, अपनी जाति में कह सकते हैं कि जिनके वोट से वो जीत के आते हैं, अगर उसको अगर जाति समझें या उस इलाके को अगर विकास को लेकर कोई ऐसा मजबूत काम जमीन पर दिखाई दे उनका, तो उनको लगातार जीतते रह सकते हैं, या उस क्षेत्र का विकास होगा, या उस जिस जाति से वो निकल के आते हैं उस जाति का एक बड़े स्तर पर विकास होगा, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको काम मिलेगा, और उनके अंदर फिर डिमांड की स्थिति नहीं रह जाएगी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद आज भी अगर हाथ आगे फैलाए हुए हैं कि हमें ये चाहिए, हमें दरोगा हमारा चाहिए, तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी राजनीति में स्टेबिलिटी नहीं है और कोई एक सतत सोच नहीं है। तो ये इनके जाति के जो भी लीडर्स आए हैं, उन्होंने अपनी जाति को भी छला है, और वोटर ने जो है हमेशा गलत लोगों का साथ दिया है। मुझे लगता है ये, चूंकि हम जात की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में या कहीं किसी भी जगह पे अगर जाति की पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये सारी जातियां मिलके एक ऐसे, मतलब कहते हैं कि फिट फॉर वर्क, जो आदमी कॉम्पिटेंसी है उसके आधार पर उसको वोट करें, उसको आगे बढ़ाएं, तब जाके ये समस्या समाधान हो जाएगा। ये जाति आधारित जब तक चीज़ें चलती रहेंगी, इसीलिए हम जाति की राजनीति का विरोध करते हैं, इसीलिए हम जाति की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन यह है कि उत्तर भारत में जाति है कि जाति ही नहीं, हाँ। जाति जो है चुनाव के समय में ये लौट के आ जाती है, और इस बार 19 के चुनाव में ये जाति लौट के इसलिए आई है क्योंकि इस बार कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं है। अगर बड़ा मुद्दा के तौर पे है तो कि मोदी को हटाना है या मोदी को वापस लाना है, ये एक मुद्दा जरूर है। लेकिन मुकेश चौहान जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कुर्मी तबका आपका भी बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हम जब आंकड़े देखते हैं तो पिछले कई इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ रुझान दिखा है इस स्तर से, तो क्या ये माना जाए कि आपकी पार्टी से जो कुर्मी लीडर्स रहे हैं उन्होंने उस तरह से, उस लिहाज से इस तबके के जो मुद्दे हैं उसे नहीं उठाए, या फिर उतना कनेक्ट नहीं कर पाए इस तबके के लोग आपके लीडर से, जिसकी वजह से शिफ्ट बढ़ा? देखिए, चौधरी नरेंद्र सिंह के बाद कुछ कमी आई, लेकिन इस तरह नौजवान लीडर्स काफ़ी बढ़े हैं। अब जैसे गोंडा से तरुण पटेल हो गए, वो हो गए, कानपुर से राहुल सचान हुए, और बेनी प्रसाद वर्मा जी कुछ समय के लिए आए थे, वो चले गए। लेकिन इधर हमारे यंग जनरेशन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तरुण पटेल, NSY के राहुल सचान अध्यक्ष रहे, उधर बुंदेलखंड में भी वहाँ राहुल राय लिखते हैं, और वो भी सचान हैं। तो इस तरह से नई जनरेशन डेवलप हो रही है, और मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में कई ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे नौजवान, कि जिससे ये वोट बैंक फिर कांग्रेस की तरफ वापस आएगा, और कांग्रेस की ओर आशा भरी नज़रों से भी देख रहा है ये, क्योंकि इन जो वादे किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा वो वादे पूरे नहीं हुए, तो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और सभी जाति धर्म के लोग अब इस सरकार को हटाने के लिए संकल्प हैं।
और अब 2019 का चुनाव मुद्दों पे होने जा रहा, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिस तरह से लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी नौजवानों को, वो नहीं दे पाए, विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, वो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरह से राफेल में एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो धीमे धीमे इन सब अब मुद्दों पे बात होगी, अब जातियों पे पॉलिटिक्स नहीं होगी। आज के डिबेट पे मुकेश भाई बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, अरे वही बता रहे हैं, अब मुद्दों पे बात होगी, जातियों पे पॉलिटिक्स नहीं होने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में देश का व्यक्ति जानना चाहता है कि पुलवामा में घटना जो हुई और फोटो साफ करा थे प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री सब एक हैं, कोई नहीं हम सब एक हैं, लेकिन आप इस पे बताइए। 7 दिन के बाद ये बोलना पड़ा हम लोगों को, जिस तरह से प्रधानमंत्री फोटोग्राफी करा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, ये ऐसे देश के लोग जब शहीद का जब हरिनाम सिंह जी, ठीक है, उस पर अभी बात नहीं करते, उस पर हम फिर से अलग से बात कर लेंगे। हाँ, जल्दी से जी देखिए, एक बड़ी अच्छी बात हरिनाम जी ने उठाई थी, भावेश जी ने भी इशारा किया था, और इसमें कोई दल का मसला नहीं है। जो जातीय चेतना आई है या सशक्तिकरण कह दीजिए, सामाजिक न्याय भी कह लीजिए, उसमें कुर्मी भाइयों का जहां तक सवाल है, तो इनका अगर राजनीतिक परिदृश्य पे उतना उभार नहीं आया है, तो उसका कारण इनका खेती में अतिशय आसक्ति है। तो ये राजनीतिक जागरूकता में उतना समय नहीं देते हैं, वनस्पति पिछड़ा जैसे लोधी हैं या जाट हैं या यादव भाई हैं, इनके हकूक के पिछड़े के नाम पे निश्चित रूप से वो लोग इनका हिस्सा लिए हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो वो तो पहले से ही कोर मानती है। स्वतंत्र देव जी को आप लोग जानते होंगे, हमारे प्रदेश के शीर्ष स्तर का जब भी कोई काम होता संगठन के स्तर पे, तो आप मुख्यमंत्री बना देते ना। वो हमेशा पांडे जी जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई थी, स्वतंत्र देव। अच्छा, हाँ, ये आप जैसा प्रभुदास में आप बताइए, मुख्यमंत्री के चयन में अगर जाति ही एक आधार हो जाए तो निश्चित रूप से चलिए मैं मान लेता हूं, फिर लोधी भी आएगा, मौर्य भी आएगा, क्षत्रिय भी आएगा, ब्राह्मण भी आएगा। ये प्रदेश एक ही है, मुख्यमंत्री एक है, किसी भी दल के लिए ये क्वेश्चन ही बड़ा। भैया आप कह रहे हैं कि जाति के अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार में आपको मालूम है कि कितने आप अपने लीडर्स की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सिजदा करते हैं, सवर्णों का अपने लीडर्स की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप किसी जाति के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी जाति के साथ या किसी कह सकते हैं वोटर समुदाय के साथ आपका जो कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को पूरा होना चाहिए। देखिए, एक संगठन के स्तर पे हमारा टिकट वितरण, संगठन के पदाधिकारी, उस पे हमारे मतलब राजनीतिक दल के रूप में जिम्मेदारी है। अब जो प्रशासन की ओर जो अभी गुप्ता जी बात कर रहे थे, उस पे हद तक ध्यान दिया जाता, लेकिन वो भी नहीं हो सकता कि जिले को बांट दिया जाए कि इस जिले में ये जाति का पदाधिकारी होगा, ये जाति का होगा। मैंने तो आपको आंकड़े भी बताए जयप्रकाश जी, मैंने तो आंकड़े भी बताए जयप्रकाश जी, आंकड़े भी बताए मैंने। सपा सरकार में 7 मंत्री थे, बसपा सरकार में कुर्मी समाज के 9 मंत्री थे। सपा के मंत्रियों को आप लोग घर परिवार में ही मंत्रालय था, दो को ही पद दे पाए, अखिलेश से ज्यादा था। आप लोग सिर्फ 2 को दे पाए। दिखाने के लिए प्रोटोकॉल लेके घूमने वाले मंत्री थे। सर देखिए, अरे भाई हम सबको पांडे जी बिहारी जैसा एक बता दीजिए, एक सेकंड सबको छोड़ के जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो और कहते हैं कि हम नहीं, पांडे जी, जब आप ये कहते हैं ना कि जाति के आधार पर ही दे दें या फिर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग ही तो है ना सर, जब दलित की बात आती है आप कहते हैं देखिए हमने राष्ट्रपति दलित को बना दिया है, इसका भी महत्व होता है। आप तो ये जानते हैं, आप भले यहाँ पर बैठकर माने नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो किसी तबके का होता है उसका कितना बड़ा महत्व होता है और कितना बड़ा संदेश जाता है, ये आप लोग खुद ही कई बार कई मंचों से कहते रहते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है उसको घुमा देते हैं, अलग बात है। आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं मंत्री बनाए आप लोगों ने? क्यों नहीं मंत्री बनाए, क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिया? की आत्मा है, बाबा साहब भी कहते थे कि आरक्षण केवल प्रतिभा का मसला नहीं है, वो सहभागिता बिना लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप जो मैं ये कह रहा हूं कि सपा के मिनिस्टरों की बात मत करिए, क्योंकि उनके पास शिवपाल जी जो बजट प्रस्तुत करते थे वो अखिलेश से ज्यादा था, उनके पास प्रभावशाली लोग नहीं थे। आप बता दीजिए एक मंत्री, सपा का एक ही बात आती है, वो प्रभावशाली रहा, मुकुट बिहारी वर्मा इतना प्रभावशाली रहा है। पांडे जी, वो महत्व नहीं है कि पांडे जी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, कम से कम ऐसी बातें ना करें। बसपा ने अगर 9 मंत्री बनाए थे, सपा ने 7 बनाए थे, आपने 2 बनाए। आप यहाँ कहो कुर्मियों का वोट आपको फिर एक बार मिलेगा।
आप घोषणा करो कि स्वतंत्र देव सिंह को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, घोषणा करो। नहीं, स्वतंत्र देव हमारे 35 सीटें प्रभावित, और मैं आपको बता दूं, आवश्यकता नहीं है। सुनो, राहुल गांधी का और प्रियंका पांडे जी, मैं उस वर्ग से आता हूं, दावेदार हैं, सारे लोग हैं। मैं उस मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है सभी जानते हैं, आपका कैसे चुनाव होता है, आप क्या चुनाव है तो सभी जानते हैं। कल्याण सिंह राज्यपाल है, उनका बेटा सांसद है और उनका पोता मंत्री है। क्या बात करते हैं? राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, उनका बेटे विधायक होगा, लालजी टंडन जी राज्यपाल है, उनका बेटा विधायक मंत्री है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है आपका, परिवारवाद की लंबी फहरिस्त क्या है? ये कहो भाई, देखिए हमको इससे ज्यादा कोई फर्क भी इसलिए नहीं पड़ता है कि हम खेती किसानी वाले आदमी, हम गन्ना हम पैदा करें, धान हम पैदा करें, आलू हम पैदा करें, मिंथाल हम पैदा करें। और मैं बताऊं, हमारा एक कुर्मी समाज का एक किसान का बेटा जो है कम से कम 4-5 लोगों को रोजगार अपने खेत में भी देता है। ठीक है हरिनाम सिंह, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार 17 के ये 19 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आपका कोई समाज का कोई ऐसा नज़रिया है कि किसको वोट करना चाहिए पार्टी को लेकर, या कोई सही कैंडिडेट को वोट करना, क्या नज़रिया है समाज का? देखो मैं आपको बताऊं, हम या आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये स्वतंत्र देव सिंह के पीछे रहे और इनको मुख्यमंत्री नहीं, स्वतंत्र देव सिंह, मैं इसलिए वो बात मैंने कहा कि बसपा ने 9 मंत्री बनाए, सपा ने 7 बनाए, जो पांडे जी ने कहा। भाई अनपुरिया जी के 9 विधायक हैं, क्या उत्तर प्रदेश में 1-2 मंत्री आप नहीं बना सकते? मंत्री हैं भाई। ठीक है ना, कि आपका 19 में आपका क्या एजेंडा रहने वाला, आप कैसे आपके समाज का वोट किस आधार पर पड़ेगा? देखो जो हमारा समाज है, हमारा समाज देखिए उस तरीके का समाज है, वो अपने कार्य और कर्म पे विश्वास रखता है, और जब वोट की बात आता है तो वो एकजुट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए हमारा समाज गया था कि हमको यहाँ सम्मान मिलेगा। एक तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो प्रतिमा लगाने की जो बात कही गई थी, और गांव से एक किलो लोहा और इकट्ठा करके कुर्मियों को लगा कि नहीं मोदी हमारे समाज को आगे ले जाएंगे, सम्मान देंगे। लेकिन एक मूर्ति खड़ी कर देने से आप बताओ, IAS, IPS, PCS कितने पूरे प्रदेश में आप निकाल लो, थानेदारों का आंकड़ा निकाल लो, CO का निकाल लो, जिलाधिकारी का निकाल लो, तो ये, लेकिन ये ऐसा है, हमारा ज्यादा जो ध्यान, जो पांडे जी ने कहा, हमारा ज्यादा ध्यान अपना खेत खलिहान पे ज्यादा रहता है। लेकिन एजेंडा क्या है 19 का एजेंडा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे क्या 19 में ये समाज कुछ नया सोच रहा है, या लग रहा है कि नहीं पिछले उसी को हम आगे बढ़ाते हैं? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अगर कोई राजनीतिक दल कुर्मियों के अच्छे स्थान कुछ दिया तो कुर्मी एक बार भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराजगी में तो है, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो चीजें नहीं मिली जितनी अपेक्षा थी। और तो आपके अपने समाज के नेता से कितनी नाराजगी है, जो अपने समाज के अपने समाज वाले? तो देखो, अगर ये सत्यानाशी नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे अनपुरिया पटेल हो। यही तो सबसे हम कहते हैं, अनपुरिया पटेल में किस बात का भय है? आप 2 साल पहले ये मांग करते और कुर्मी समाज आपके साथ होता, आज आप समाज में आती, कहती भाई हमने आपकी बात उठाई थी, लेकिन आज आप बात कर रही हो, तो हम क्या इसको मान ले? मतलब देखो, हमारे नेताओं ने भी हमारा समय समय पे शोषण किया है, ऐसा नहीं है। अगर ये ठीक होते तो हम आज इस स्थान पे नहीं होते, हमारा भी स्थान कहीं होता। हम किसी वर्ग का नाम नहीं लेते हैं, हम तो फिर कहते हैं हमको अपने खेत खलिहान पे अपना विश्वास है। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से होना चाहिए था सम्मान, भाई हमारा वर्ग आप देख लो। जब अपने समाज के नेताओं से आपको निराशा होती है तो क्या ऐसा लगता है कि समाज के जो नेता आगे बढ़ाने के बजाय हम एक ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को आगे बढ़ाएं जिसका समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो, वो बेहतर इंसान हो, वो बेहतर नेतृत्व दे सकता है? एक बात, ऐसे लोगों को क्यों ना बढ़ाया जाए? फिर जाति की राजनीति जिसकी बात होती है एक आदर्श के रूप में कि जाति की राजनीति ठीक नहीं है। बैकवर्ड की बात करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सबको जोड़ के चले थे, किसानों के नेता और बैकवर्ड के नेता, तो एक बार कुर्मी समाज उनके साथ पूरी ताकत से गया था, ठीक है। लेकिन वहां भी जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, बसपा में भी वही हुआ।
आप बताओ, ये जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो ये अपने वर्ग का बनाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा कमेंट में ले लेना चाहती हूं। आप लोग जुड़े हुए हैं तो ये बताइए, जयप्रकाश पांडे और मुकेश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं? क्या किसान के रूप में, मैं अब कुर्मी जाति के रूप में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसान के रूप में कितनी बड़ी मदद मिली आप लोगों को? देखो, सरकार ने प्रयास तो किया, व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रयास, दरअसल ऐसा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल अनुभवहीन है, उनको खेत खलिहान की जानकारी दे। सांसद रहे आप ऐसे कैसे? अरे हम कह रहे हैं भाई, खेती किसानी का अनुभव नहीं है उनको। अनुभव अगर होता, धान खरीदारी मैं बता रहा हूं 1250 रुपए से ज्यादा नहीं हुई, और इनके सांसद विधायक गांव में होल्डिंग लगवा दिए। ठीक है, लेकिन मुकेश चौहान जी, सवाल ये भी है ना कि जो असंतोष ये बता रहे हैं यहाँ पर किस तबके में है, उसे कांग्रेस क्यों नहीं फिर कॉन्फिडेंस जगा पा रही है? आप तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की स्थिति अब तक बन जानी चाहिए थी, अगर वाकई आप लोग लाभ लेना चाहते हैं 2019 में। इनके वहां भी, चौहान साहब इजाजत, इनके वहां भी एक वर्ग को तोड़ के लाने की वो चल रही है, कोशिश चल रही है। अगर शायद ये कुर्मियों को ही अपने साथ जोड़ लिए होते तो इनकी नाव भी इतनी खराब दशा में नहीं अपार लग जाती। मुकेश जी, कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की, 80 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है, और चुनाव सन्निकट है, और लगातार लोग, कई दल हमारे संपर्क में हैं, और जैसे ही अधिसूचना के पहले ही काफी चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन हमारे साथ, चलिए ठीक है, अभी आप नहीं बोलेंगे रहेंगे। लेकिन छोटा सा मैं कुर्मी बिरादरी की जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शोषण किया है, जिस तरह से बड़े सागबाग दिखाए थे, वो खरा नहीं उतर पाए, और आज फिर ये तो एक मत बन रहा है कम से कम, ये तो एक मत बन रहा है कम से कम। जो कुर्मी समाज के नेता है वो भी कह रहे हैं, और कांग्रेस भी कह रही है, जयप्रकाश पांडे जी, कि आप लोग उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। एक तरफ हार्दिक पटेल चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने भी अब बागी तेवर दिखा दिए, क्या करेंगे? नहीं, हार्दिक पटेल तो पूरी तरह कांग्रेस प्रायोजित थे गुजरात में, फिर भी पटेल 2 दशकों क्या, वो तो जैसा हमारे प्रिय भाई कह ही रहे थे, जो बिरादरी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हरिनाम जी, कि सरदार पटेल की जो अवहेलना हुई थी वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है। वो हम जाति से, मोदी की जाति नहीं है, मायावती अपनी मूर्ति लगा रही थी, और उन्होंने वो मूर्ति दूसरी ये बताया गया कि जहां तक इन्होंने कहा कि हमें ठगा गया सामाजिक न्याय के नाम पे मुलायम और लालू के दलों द्वारा, क्योंकि वहां वंशवाद और निर्लज्ज जातवाद भ्रष्टाचार हुआ। ये हमारे साथ सीधे साधे किसान वर्ग के लोग का जो रास्ता है वो सांस्कृतिक, दर्शक मान कर चले कि 2019 के इलेक्शन से पहले राजनीति वोटर की रुचि वोटर की जाति 2019 के इलेक्शन से पहले, और कुर्मी वोट बैंक जो है उसको लेकर के सियासत चल रही है, क्या बड़ा फैसला अपना दल लेगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कश्मीर पर मत जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।